मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है लोक सेवाओं में तटस्थता। तटस्थता का अर्थ लोक सेवकों का सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारों एवं धारणाओं से मुक्त रहकर अपने कार्यों को संपादित करना, अपनी भूमिका का निर्वाह करना माना जाता है। लोक सेवाओं की जो परंपरागत विशेषता रही है या मैक्स वेबर के द्वारा जिस नौकरशाही की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, उसकी प्रमुख विशेषता तटस्थता रही है। अर्थात लोक सेवकों को राजनीति से तटस्थ रहकर अपने कार्यों को कुशलता के साथ, विशेषज्ञता के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। परंतु बदलती हुई परिस्थितियों में लोक सेवकों के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए इस प्रकार की मांग निरंतर की जा रही है या इस प्रकार के मत उभर कर सामने आ रहे हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों में क्या लोक सेवकों को सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन्हें तटस्थ रहना चाहिए। जहां पर जो प्रथम मत है, उस मत में जो विषय विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जैसे जैसे नीतियों के निर्माण का और क्रियान्वयन का जो कार्य है वो अब बहुत कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसको महसूस किया जा रहा है, तो ऐसे परिस्थितियों में जो लोक सेवक हैं वो जब नीति निर्माण के कार्यों में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं तो उनको भी राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। जैसा कि पॉल एपिविलबी ने भी कहा कि अगर हम देखें तो सभी प्रशासक आज राजनीतिज्ञ हैं, अर्थात उनके द्वारा जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया जाता है तो उसके आधार पर उन्हें केवल क्रियान्वयन तक ही उनकी भूमिका को जो सीमित कर देना, वह जो उनकी भूमिका के आधार पर असंगत प्रतीत होता है। लेकिन जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो कहता है जहां पर की लोक सेवा है वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहनी चाहिए। वुड्रो विल्सन के द्वारा लोक प्रशासन की जिस अवधारणा को आरंभ किया गया है, जिसमें लोक प्रशासन एवं राजनीति की द्विभाजन की अवधारणा को आरंभ किया गया है, उसमें राजनीतिज्ञों के द्वारा नीति निर्माण का कार्य किया जाता है और वो राजनीति में सक्रिय रहकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और नीति निर्माण उनके द्वारा किया जाता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन उन लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है जो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत चुनकर आते हैं और उस क्षमता के आधार पर कुशलता के साथ, दक्षता के साथ उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। तो इस तरीके से जो परंपरागत अवधारणा है वह दोनों को अलग रखकर बात करती है, परंतु जो वर्तमान में जो मत है वो इसी बात पर बल देते हैं कि जो उनकी भूमिका है उसमें जो भाग लेना है वो सक्रिय रूप से किस प्रकार से उन्हें जोड़ा जाए या राजनीति में उनकी भूमिका कहाँ तक सीमित हो, इस प्रकार के मत विद्वानों के द्वारा रखे जाते हैं। जिसमें जोसेफ जो ला पालमबारा है वो कहते हैं, मोहित भट्टाचार्य जी कहते हैं कि उन्हें तटस्थ रहना चाहिए, उन्हें इस राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार के और विद्वानों के मत भी हैं कि जो कहते हैं कि नहीं, भाग लेना चाहिए, उनकी जो सहभागिता है वो राजनीति में भी होनी चाहिए, उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक बड़े वर्ग को जो लोक सेवकों का होता है, जो राजनीतिक रूप जो अपनी क्षमता के आधार पर, कुशलता के आधार पर विशेषज्ञता रखता है, तो उनको लोक सेवाओं में रहने के कारण उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देना, यह अपने आप में जो उनके अधिकार हैं उनको सीमित कर देता है। तो इस प्रकार के मत हमें यहाँ पर दिखलाई देते हैं। अब
इस लोक सेवकों में तटस्थता की यदि हम बात करें तो भिन्न भिन्न देशों में इसकी जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम ब्रिटेन में लोक सेवकों की तटस्थता की बात करें तो ब्रिटेन में राजनीतिक रूप से संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एक गहरा संबंध पाया जाता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात व्यवस्थापिका में चुनाव के आधार पर जिस दल को बहुमत मिलता है उसके सरकार का गठन होता है और उसके पश्चात कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो ब्रिटेन में इन्हीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कि लोक सेवकों में को किस सीमा तक राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस संबंध में एक जो समिति थी, मास्टरमैन समिति थी, उसका गठन किया गया था। और उस गठन का जो तटस्थता का अर्थ बताया था वो था कि तटस्थता का अर्थ है कि जो एक लोक सेवक है वह अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जो विचारधारा है और उस व्यवस्था में जो धारणा बनी हुई है उससे मुक्त रहकर अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करेगा। अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का राजनीति में भाग लेने की जो है उससे करते हुए तटस्थता का अर्थ लिया जाता है। अब ब्रिटेन में जो तटस्थता को पर उन संदर्भों में देखा जाता है वहां पर है कि जो अवधारणा है वहां पर तीन हम कहें कि बिंदु हैं जिन पर तटस्थता से को देखा जाता है। अर्थात जनता उसको ये विश्वास होना चाहिए कि जो लोक सेवक हैं वो निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अर्थात वो राजनीतिक पक्षपात से मुक्त रहते हैं। ये जनता को महसूस होना चाहिए कि जनता को लगे कि जो प्रशासक नीतियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हो। दूसरा, इसमें जो मंत्री हैं या प्रत्येक सत्तारूढ़ दल, जब वो दल चुनावों के पश्चात किसी भी दल की सरकार का गठन हो, सत्तारूढ़ जो दल हो, उसे ये विश्वास होना चाहिए कि जो प्रशासक है और या जो लोक सेवक हैं उनकी निष्ठा उन्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। किसी भी दल की सरकार बने, कैसे कभी भी परिवर्तित हो, लेकिन उन लोक सेवकों की निष्ठा हर सत्तारूढ़ दल को बिना किसी भेदभाव के मिलती रहेगी। इसका एक ये पक्ष लिया जाता है। जबकि जो तीसरा पक्ष है जो लोक सेवकों की दृष्टि से है कि लोक सेवकों का नैतिक आधार पर ये मनोबल बना रहता है, ये उनका साहस बना रहता है कि बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर जो भी उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा, जो भी उनके प्रमोशन होंगे, जो भी उन्हें इस उनके करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसमें बिना किसी राजनीतिक दबाव के योग्यता को कंसीडर करते हुए उनको इन सारी चीजों का लाभ समान रूप से मिलेगा। तो अर्थात जो ब्रिटेन की में तटस्थता की अवधारणा है वो जनता के स्तर पर भी, सत्तारूढ़ दल के स्तर पर भी और लोक सेवकों के स्तर पर भी उसको विश्लेषित किया गया है। ब्रिटेन में जो लोक सेवकों का प्रमुख कार्य है वह नीतियों के क्रियान्वयन से रहा है। अर्थात सरकार के द्वारा जो नीतियां निर्मित की जाती हैं, जिनका निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका के तहत प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इन्हीं संदर्भों में जो सोवियत राजनेता थे वो ब्रिटेन की इस व्यवस्था को देखकर एक बार आश्चर्यचकित रह गए थे और उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में मजदूर दल के साथ भी वही लोक सेवक थे जो कि प्रधानमंत्री चर्चिल की मंत्रिमंडल को भी सलाह दे रहे हैं। अर्थात जो मजदूर दल की जब सरकार आई थी तो भी प्रशासक उसी प्रकार से तटस्थ रहते हुए निष्पक्षता के साथ कार्यपालिका को सलाह दे रहे थे, नीतियों का निर्माण कर रहे थे। और वही जब चर्चिल प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनके मंत्रिमंडल को भी उसी भावना के साथ, उसी व्यवस्था में उनको निष्पक्ष रहते हुए नौकर जो लोक सेवक थे उनके द्वारा सलाह
सलाह दी जा रही थी। तो इस प्रकार से जो ब्रिटेन की व्यवस्था रही है उसमें सरकारें बदलती रही हैं, राजनीतिक दलों की सरकारों में परिवर्तन होता रहा है, लेकिन जो लोक सेवक हैं उनकी निष्ठा हमेशा जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ, उसकी नीतियों के साथ हमेशा बनी रही है और निष्पक्ष रूप से वो अपनी सलाह देते रहे हैं। जो ब्रिटेन में जो लोक सेवकों की राजनीति में जब सहभागिता की बात है तो ब्रिटेन में जो दृष्टिकोण है वो एक भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण है। वहां पर जो सेवाओं का वर्गीकरण है वो सेवाओं का वर्गीकरण इस तरीके का है कि जो अनौद्योगिक क्षेत्र की, जो औद्योगिक क्षेत्र की सेवाएं हैं, उन औद्योगिक क्षेत्र की सेवाओं में सभी कार्मिकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता है, परंतु जो अनौद्योगिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लोक सेवकों को 3 कैटेगरी में विभाजित करते हुए उनकी राजनीति में सहभागिता को कुछ सीमाओं में सीमित किया गया है। अर्थात जो सबसे बड़ा वर्ग है जिसे हम कहते हैं कि ये स्वतंत्र क्षेत्र है, फ्री क्षेत्र है, जिसमें लगभग 62% जो वहाँ के कार्मिक है वो आते हैं, उनको जो स्वतंत्रता दी गई है उनको सभी राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता है। अर्थात वो जो चुनाव, मतदान से लेकर चुनाव लड़ने तक की जो स्वतंत्रता है वो उनको प्रदान की गई है। जबकि जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या अंतर्वर्ती जो क्षेत्र हैं, जो लगभग 22% कार्मिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें इसको थोड़ा सीमित कर दिया गया है। अर्थात संसद के चुनावों को छोड़कर ये शेष राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। परंतु इन दोनों कैटेगरी के अतिरिक्त जो तीसरा वर्ग है, जो संख्या में छोटा है लेकिन अधिकारियों का एक उच्च वर्ग है, जिसमें लगभग 16% से हम कहें लोक सेवक आते हैं या वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे कि रेस्ट्रिक्टेड फील्ड कहा जाता है, कि इस फील्ड में जो ये 16% लोक सेवक हैं इनको केवल मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात ये लोक सेवक बिना इनको राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता को नहीं स्वीकार ना करते हुए केवल वोट देने तक इनकी सहभागिता रखी गई है। तो ब्रिटेन में जो ये दृष्टिकोण है ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस बात पर बल देता है कि वहां पर वर्गों के आधार पर जो लोग सेवक हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर राजनीति में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई है। जबकि इसके विपरीत जो अमेरिका में जो तटस्थता का स्वरूप है वह भिन्न प्रकार का है। अर्थात जो अमेरिका में तटस्थता का स्वरूप है वह है कि वहां पर जो एक हूअर आयोग का गठन किया गया था और हूअर आयोग ने जो अपना मत दिया था उसने कहा था कि जो लोक सेवक हैं उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। अर्थात उनकी जो भूमिका है वह नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित हो और इसी के साथ वो राजनीति में भाग लेने पर से दूर रहें। इसी के साथ साथ जो वरिष्ठ हैं उनको तो सभी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और जिससे कि उनकी क्षमता पर, उनकी निष्पक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़ सके। ये इस मत को हूअर आयोग के द्वारा रखा गया था। और इसी के साथ साथ जो औपचारिक हम कहें वक्तव्य की स्वतंत्रता है वो केवल हूअर आयोग के द्वारा स्वीकृत की गई है कि बिना किसी राजनीतिक हम कहें वक्तव्य देते हुए या और किसी तरीके का अनौपचारिक वक्तव्य देने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो औपचारिक वक्तव्य विभाग से संबंधित है वही उनके द्वारा दिए जा सकते हैं। अर्थात अगर इन आधारों पर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवकों के तटस्थता की बात करें तो एक प्रकार से लोक सेवकों के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कठोर प्रतिबंधों का अर्थ है कि लोक सेवक यहाँ पर राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, केवल वो अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। अपने बिना किसी राजनीतिक
संलिप्तता को दर्शाते हुए, बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, वो केवल अपना मत राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान दे सकते हैं। केवल ये उन्हें अधिकार दिया गया है। और इसी के साथ जो राजनीतिक दलों के द्वारा समय समय पर राजनीतिक सभाएं की जाती हैं, चुनावी सभाएं की जाती हैं, तो वहां पर केवल वो एक दर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात वहां पर सक्रिय रूप से प्रतिभाग न करते हुए केवल वो एक दर्शक रहेंगे कि व्यवस्था को बनाए रखना, वहां तक उनका कार्य सीमित है। उससे आगे की जो भूमिका है उसमें उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ साथ जो राजनीतिक अभियान है उनमें भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक अभियान चलाए जाते हैं। अमेरिका में भी व्यवस्था है कि चुनावों को जीतने के लिए और चुनाव वोटर्स को प्रभावित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक अभियान चलाए जाते हैं। तो ये जो राजनीतिक अभियान, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के द्वारा हो चाहे गैर सत्तारूढ़ दलों के द्वारा हो, उनमें भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात जो ये लोक सेवक हैं, ये किसी भी स्थिति में राजनीतिक अभियानों में, चुनावी रैलियों में और राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। ना ही किसी राजनीतिक दल को ये आर्थिक रूप से सहायता पहुंचा सकते हैं, किसी प्रकार का चंदा दे सकते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके आगे बढ़कर अगर इन लोक सेवकों के द्वारा जो नियमावली है उसके विरुद्ध जाकर इस तरीके के क्रियाकलापों में भाग लिया जाता है, चुनावी सभाओं में, रैलियों में, अभियानों में और प्रत्यक्ष संलिप्तता दिखाकर, तो ऐसे में ये व्यवस्था भी की गई है कि उनको दंड भी दिया जाता है। अर्थात दंड की व्यवस्था भी की गई है। दंड की व्यवस्था में जहां पर सस्पेंशन भी है और जहां पर पद से हटाया जाना भी है। तो जो इस तरीके की व्यवस्था है, ये व्यवस्था लोक सेवकों को तटस्थ बनाने के लिए रखी गई है कि लोक सेवक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ना लेते हुए केवल एक नागरिक के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, परंतु राजनीतिक क्रियाकलापों में उनकी प्रतिभाग पर प्रतिबंधित किया गया है। और अगर किया जाता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। ये अमेरिका में राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवकों की तटस्थता को बनाए रखने के लिए जो लोक सेवक का एक परंपरागत गुण और विशेषता रही है, जिससे कि उनकी क्षमता, उनकी कुशलता बनी रहे और कोई भी दल की सरकार आए वो निष्पक्ष रूप से उन्हें अपनी सलाह प्रदान करते रहे, नीतियों का क्रियान्वयन उसी भावना के साथ करते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में इस अवधारणा को स्वीकृत किया गया है। विश्व के कुछ देश, जिसमें फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर कि इन सब से आगे बढ़कर फ्रांस में लोक सेवकों को चुनाव में लड़ने की सुविधा भी अधिकार भी प्रदान किया गया है। और इसके उपरांत अगर कोई लोक सेवक चुनावों के दौरान हार जाता है तो वह पुनः अपनी सेवा को ज्वाइन कर सकता है। इसी के साथ कुछ यूरोपियन देशों में लोक सेवकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया गया है और कहीं पर यह व्यवस्था भी की गई है कि वो राजनीति में भाग लेने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र देंगे। और अगर कुछ देशों में ये व्यवस्था है कि अगर वो चुनाव लड़ने पर त्याग पत्र देकर जाते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं तो हारने के बाद पुनः उन्हें अपनी सेवा को ज्वाइन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, एक ब्रिटेन का है जिसमें सीमित अधिकार दिए गए हैं, एक अमेरिका का है जिसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो यूरोपीय देशों में है जहां पर कि राजनीतिक कुछ सीमाओं के तहत राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फ्रांस में उससे आगे बढ़कर उन अधिकारों को दिया गया है। भारत की यदि हम बात करें, क्योंकि भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत की जो अभी यात्रा है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, वो लगभग 7 दशकों की है। तो इन 7 दशकों में जो भारत में जिस प्रकार की तटस्थता को स्वीकार किया गया है, वह उसमें लोक सेवकों को तटस्थ रहकर नीति क्रियान्वयन में अपनी भूमिका को संपादित करना
उसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। इस पर जो एक स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, चूंकि भारत ब्रिटिश सरकार जो थी उसका लंबे समय तक एक औपनिवेशिक विरासत के अंतर्गत रहा था, तो इस दृष्टिकोण से उसका प्रभाव भी भारत के ऊपर देखा जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में तटस्थता का स्वरूप है, भारत में उसको भी स्वीकार किया गया है। अर्थात इसके आधार पर जो राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रशासनिक तटस्थता के स्वरूप को अपनाया गया है, वह परंपरागत रूप से जो भारत में रही है तटस्थ, उसको ही आगे बढ़ाया गया है। अर्थात भारत में जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा लोक सेवकों को राजनीति से तटस्थ रखा गया है। यह जो तटस्थता की विशेषता है कि किसी भी दल के साथ लोक सेवकों का प्रतिबद्ध होना, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात जो लोक सेवक हैं वो किसी भी दल की राजनीतिक क्रियाकलापों में, चुनाव अभियानों में, जो और राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भाग नहीं ले सकते। अर्थात इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ब्रिटेन में जो कॉन्सेप्ट रहा है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा जो नीति निर्माण का कार्य किया जाता है और प्रशासकों के द्वारा उन्हें क्रियान्वित किया जाता है, इसी प्रकार की अवधारणा को भारत में भी स्वीकार किया गया है कि जो भारत में ये अवधारणा है उसमें वो उनका क्रियान्वयन करते हैं। अर्थात भारत में जो लोक सेवक हैं या जो लोक सेवाएं हैं उनको अराजनीतिक सेवा के रूप में रखा गया है। वो अराजनीतिक अर्थात ये लोक सेवक एक निर्धारित योग्यता के आधार पर चयनित होकर लोक सेवाओं में आते हैं और उसके आगे जब वो है अपनी सेवा के दौरान भी उसी योग्यता के आधार पर बढ़ते जाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक तत्वों का समावेश नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में इस व्यवस्था को इसलिए भी स्वीकार किया जाता है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सरकारों का गठन किया जाता है वो भी परिवर्तित होता रहता है और समय समय पर हम देखते हैं कि जो सरकारों का गठन है वो गठबंधन सरकारों के रूप में भी हमारे समक्ष आता है। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था है, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था में जो जिस प्रकार की नौकरशाही की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के लोक सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ही तटस्थ नौकरशाही के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से जो भारत में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत उसको अराजनीतिक बनाते हुए निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। परंतु स्वतंत्रता के लगभग अगर हम कहें 3 दशकों के पश्चात ये उस समय पर भी ये महसूस किया जा रहा था कि जो लोक सेवक हैं उनको जो राजनीतिक अधिकार हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लोक सेवाओं का आकार बढ़ रहा था, लोक सेवकों की संख्या बढ़ रही थी, तो उस संख्या के परिप्रेक्ष्य में इन जो लोक सेवक हैं उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए उनको राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इसी संदर्भों में जो राज्यसभा की समिति थी, आवेदन समिति थी, उसको भी आवेदन दिया गया था कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए जिससे कि जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको प्रदान किए जा सकें। परंतु समिति के द्वारा, जो ये समिति थी, आवेदन समिति थी, इसके द्वारा जिन पक्षों पर बल दिया गया था उसमें भी फिर यही स्वीकार किया गया कि जो निष्पक्षता का स्वरूप है उसको बनाए, तटस्थता का स्वरूप है उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर राजनीतिक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की जाती है, मान्यता प्रदान की जाती है, तो उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से उनकी निष्पक्षता पर पड़ेगा। भारत जैसे देश में
जहां पर कि सरकारें बदलती रहती हैं, राजनीतिक दलों की सरकारों का भिन्न भिन्न प्रकार के दलों का गठन होता है, तो ऐसे परिस्थितियों में उसको तटस्थता को बनाए रखने पर ही निष्पक्षता को बनाए रखा जा सकता है, अन्यथा वो निष्पक्षता प्रभावित हो जाएगी। और निष्पक्ष रहना इसलिए आवश्यक है जिससे कि ये लोक सेवक अपनी भूमिका का निष्पक्ष रूप से निर्वाह करते रहें। प्रशासनिक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा कि जो ये लोक सेवक जब राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाएंगे तो जो उनकी प्रशासनिक क्षमता है वो भी प्रभावित होगी। निष्पक्ष रहते हुए, तटस्थ रहते हुए, जहां पर वे समान रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का गठन किया जाए वो निष्पक्ष रूप से उसी कार्य कुशलता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। परंतु जब ये व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो जिस राजनीतिक दल से वो जुड़े रहेंगे उसकी सरकार बनेगी, और जब दूसरे दल की सरकार बनेगी तो उस निष्ठा में जो परिवर्तन आएगा वो प्रशासकों की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि उनको तटस्थ बनाए रखा जाए। जो एक प्रैक्टिकल व व्यवहारिक समस्या आएगी अगर उस तटस्थता के स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है कि विभाग में यदि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी प्रतिबद्धता किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ होगी और जो कनिष्ठ है उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ होगी, तो उन दोनों को एक साथ संगतता बिठाते हुए किस तरीके से वो कार्य करेंगे यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। क्योंकि वरिष्ठों के साथ अगर उन्होंने अपना तालमेल नहीं बिठाया तो विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में परेशानी आएगी, और उनकी जो अपने विवेक के आधार पर जिस राजनीतिक दल से वो जुड़ना चाहते हैं या जिस प्रकार से वो अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं उसके साथ उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी देखते हुए भारत में तटस्थता के स्वरूप को ही स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ जो समिति के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि जो ये श्रमिक संगठन हैं या जो कार्मिकों के जो संगठन हैं, एसोसिएशन हैं, उनको ही इतना प्रभावी बनाया जाए कि उनके माध्यम से वो अपने जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, जो उनके विभाग की मांगे हैं, उनके माध्यम से उन्हें और सक्रिय बनाकर उनकी भूमिका को और प्रभावी बनाकर उनको प्रभावी बनाया जाए। तो इस प्रकार से भारत में 1977 में जो ये आवेदन समिति के द्वारा जिन तटस्थता के स्वरूप की विशेषताओं पर बल दिया गया था उसे भारत में स्वीकार किया गया है। और भारत में वर्तमान में भी जिस प्रकार की तटस्थता है उसमें लोक सेवकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। वे निष्पक्ष रहकर, तटस्थ रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये जो दो मत हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोक सेवकों को भाग लेने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए या उन्हें तटस्थ रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, तो इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में अभी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण दिखलाई देते हैं। जहां पर जो कुछ देशों के द्वारा लोक सेवकों को अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, तो वहीं कुछ देशों में उसको सीमित कर दिया गया है कि उनको उनकी तटस्थता को बनाए रखने के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका को सक्रिय करने के लिए, सारगर्भित बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल की सरकार का गठन किया जाए, सभी को उनका हम कहें निष्ठा प्राप्त होती रहे। लेकिन विद्वानों के द्वारा जो कभी कभी इस पर एक प्रश्न उठता है कि क्या इतने बड़े समाज के वर्ग को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देना क्या उपयुक्त है? क्या उन्हें केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक, उनकी भूमिका तक, जो उनकी क्षेत्र है कार्य करने का वहीं तक सीमित कर देना, मत देने के अधिकार तक उसे सीमित कर देना, क्या ये किसी विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उपयुक्त है? इस पर प्रश्न उठते रहे हैं। इसी संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड जो समिति है उसके द्वारा जिस पर बल दिया गया था, समिति का जो पक्ष था उसने कहा था कि लोक सेवा एक स्वैच्छिक
स्वैच्छिक कार्य है। अर्थात जो लोग सेवा में जो लोग आते हैं वो स्वैच्छिक रूप से आते हैं। तो यदि इस सेवा की शर्तों में कुछ नियंत्रण शामिल है तो उनकी शिकायत का कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं है। अर्थात ये आने के बाद, लोक सेवकों के क्षेत्र में आने के बाद प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, बल्कि इस क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं, जो व्यक्ति लोक सेवाओं में आना चाहता है, उसको यह पहले से ही जानकारी होती है कि लोक सेवा में जब वो जाएगा, वो लोक सेवा की भूमिका को जब वह स्वीकार करेगा, तो उसको इस प्रकार की जो सेवाओं के नियम है, नियमावली है, जो राजनीतिक अधिकार सीमित किए गए हैं, उसको पहले से जानकारी होती है। तो ये जो पहले से जानकारी है उसे, तो उसको ये मान लेना कि वो प्रतिबंध के रूप में है, या उसका अधिकारों की मांग करना या विरोध का अधिकार करना, तो मास्टरमैन समिति ने जो पक्ष रखा कि इसका अगर हम विरोध करें तो यह तर्कपूर्ण नहीं है। अगर स्वैच्छिक कार्य करने के लिए, क्योंकि लोक सेवाओं में आना सेवा की भावनाओं के साथ आया जाता है, स्वैच्छिक कार्य के लिए आया जाता है, और ये स्वैच्छिक कार्य के तहत जब व्यक्ति एक योग्यतापूर्ण जो प्रणाली है, योग्यता के आधार पर चुनकर एक प्रणाली के तहत वो लोक सेवाओं में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से उसे उन सब जो नियमावली है उसकी जानकारी होती है, और उसके उपरांत वह उसको स्वीकार करता है। तो जब उसके तहत लोक सेवकों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है और स्वीकार करने के आधार पर वो लोक सेवाओं में आता है, तो जो इस प्रकार के थोड़े नियंत्रण रखे गए हैं, शर्तों के साथ कुछ नियंत्रण है, उनको स्वीकार करने में, उनका विरोध करने में कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं बनता। तो इस आधार पर विभिन्न देशों में तो तटस्थता का स्वरूप हमें दिखलाई देता है, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हमें दिखलाई देती हैं। उनमें राजनीतिक व्यवस्था के फलस्वरूप इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है, या तटस्थता के स्वरूप को अपनाया गया है कि उन देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं में कि उनके परिप्रेक्ष्य में उसको स्वीकार करते हुए लोक सेवकों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए राजनीति से अलग हटकर उनके लिए जो लोक सेवाएं हैं, उनके जो नियम बनाए गए हैं, वहां तक उसको रखा गया है। तो इस प्रकार अगर हम विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी व्यवस्थाओं का विश्लेषण करें तो उसमें हमें भिन्न भिन्न स्वरूप दिखलाई देते हैं, और इसी प्रकार के तटस्थता का जो स्वरूप है वो इन देशों में पाया जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।